Hello everyone, good evening. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन यूपीएससी एग्जामिनेशन. ठीक है, नॉट ओनली इन यूपीएससी एग्जामिनेशन. ये आर्टिकल 19 जो है ये आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपकी सोशल एनवायरनमेंट से लेकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. क्यों? क्योंकि ये ऐसा आर्टिकल है जो आपके लिए बहुत बेसिक बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करता है या इंश्योर करता है. ठीक है, सो आर्टिकल 19 की यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, सभी नागरिकों को अधिकार होगा. अब फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो आर्टिकल 19 है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? भारत के नागरिकों के लिए. ठीक है, तो अभी तक हमने कितने आर्टिकल पढ़ लिए हैं? 15 सिर्फ नागरिकों के लिए है, 16 सिर्फ नागरिकों के लिए है, एंड दिस थर्ड आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 19 जो कि सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए है. ठीक है, अब 19 क्लॉज 1 क्या कहता है कि भारत के सभी नागरिकों के पास क्या होगा? क्लॉज ए, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता. ठीक है, फिर इसी में क्लॉज बी आता है, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन. Then comes clause C, to form association and cooperatives. संगठन एवं सहकारी संगठन का निर्माण. वन बाय वन सारे फंडामेंटल राइट्स इसी सेक्शन में जो है आर्टिकल 19 में जो है उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट पहले एक लिस्ट बना लेते हैं कि आर्टिकल 19 में एग्जैक्टली कौन कौन से फ्रीडम्स दी हुई है. देन कम्स क्लॉज डी, राइट टू मूव फ्रीली. throughout the territory. भारत क्षेत्र में निर्बाध संचरण. ओके, देन कम्स क्लॉज ई, टू रिसाइड एंड सेटल डाउन. निवास करने की
स्वतंत्रता। ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट, दैट इज जी, राइट टू ऑक्यूपेशन। छ, व्यवसाय अथवा व्यापार की स्वतंत्रता। राइट, सो आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स फॉर 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स, 6 तरह की लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। वैसे अगर देखा जाए तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक स्वतंत्रताएं थी। क्लॉज एफ जो है उसे रिपील कर दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जो कि संपत्ति का अधिकार देता था, राइट टू प्रॉपर्टी भी था, बट अब राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक राइट और अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ना तो आर्टिकल 19 में उसका उल्लेख है अब, और ना ही 31 में उसका उल्लेख है। ठीक है, सो आर्टिकल 19 सेज विचार और अभिव्यक्ति की आपके पास स्वतंत्रता है। उसके बाद आप शांतिपूर्ण और बिना शस्त्रों के सम्मेलन कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, भारत क्षेत्र में कहीं भी फ्रीली घूम फिर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, बस सकते हैं और अपना व्यवसाय या व्यापार कर सकते हैं। सो दीज आर द डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स विच आर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19। ठीक है, नाउ कमिंग टू ईच ऑफ देम वन बाय वन, अब सभी पे एक एक करके यदि हम बात करें तो क्लॉज 1 पे आते हैं। क्लॉज 1 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नाउ रिमेंबर, दिस स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो भी आपके विचार है वो आपकी एक मौलिक अधिकार हो गए, और उन विचारों को आप किस प्रकार अभिव्यक्त कर रहे हैं वो भी आपकी एक मौलिक स्वतंत्रता है। ठीक है, अब इन विचारों में कोई बंधन नहीं है, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और जब इन विचारों को अभिव्यक्त करने की बात आती है तो इसे आप अभिव्यक्त चाहे तो विजुअल तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो ऑडियो मैकेनिज्म में कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहे तो इसे प्रिंट करके भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब आप बोल के अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं, आप ड्राइंग करके पेंटिंग बना के अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप किताब लिख के आर्टिकल लिख के आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पर भी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ आएगी? आपके 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। ठीक है, सो ये आपकी विचार और अभिव्यक्ति, और इस विचार और अभिव्यक्ति को भारत के संविधान के अंतर्गत बहुत विस्तृत रूप से परिभाषित या इसको व्याख्या की गई है। ठीक है, इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एक्सटेंसिवली, एक्सप्लेन्ड एक्सटेंसिवली। कैसे? इस पे बात करते हैं। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है बेटा। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स आप बोल सकते हैं, जो आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं आप उसे बोल सकते हैं, आप अपने व्यू को प्रसारित कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी कहा, और ये प्रसारित आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रेस की स्वतंत्रता है, कई बार स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से उद्धत है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज गिवन इन विच आर्टिकल? सो इट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। ठीक है,
सो प्रेस की स्वतंत्रता भी एक तरह की विचार और अभिव्यक्ति की ही स्वतंत्रता है। उसके बाद राइट टू नो। अब जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में आपके कौन कौन से उम्मीदवार हैं, ठीक है, उन उम्मीदवारों का रिकॉर्ड क्या है। रिकॉर्ड से तात्पर्य कितने पढ़े लिखे हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, उनकी संपत्ति कितनी है, ये भी आपकी विचार और अभिव्यक्ति है। क्यों विचार और अभिव्यक्ति है? क्योंकि जिन व्यक्तियों को आप चुनेंगे वो आपके तरफ से निर्णय लेंगे। क्योंकि भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, इंडिया इज हैविंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां आप व्यक्तिगत रूप से निर्णय न लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेते हैं। लोकसभा में आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं अभी, ठीक है, पूरे देश में चुनाव हो रहा है। उसी तरीके से विधानसभा के भी चुनाव होते हैं, जहां आप विधानसभा में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। तो ये प्रतिनिधि होते किसके हैं? आप ही लोगों के ना। तो जब आप लोगों के प्रतिनिधि है तो ये निर्णय भी आप ही लोगों की तरफ से करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको आपके प्रतिनिधियों के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, वो भी आर्टिकल 19 में है। न केवल प्रतिनिधियों के बारे में, आपको सरकार के बारे में भी जानने का पूरा अधिकार है, वो भी आर्टिकल 19 से ही आपको मिलेगा, ठीक है। और इसी को एक्सटेंड किया है या लीगल फॉर्म दिया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन से, ठीक है। सूचना का अधिकार से आपको ये अधिकार लीगल हो गया है कि आप अपने सरकार से जानकारी मांग सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विचार और अभिव्यक्ति में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, दैट इज प्राइवेसी, आपकी निजता, ठीक है। यह निजता भी आपका विचार और अभिव्यक्ति है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अपने निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है। और इसीलिए राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग, आपकी मर्जी के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से आपका फ़ोन टैप नहीं किया जा सकता, आपकी बातें नहीं सुनी जा सकती, ठीक है। साथ ही साथ यहीं से जुड़ा हुआ एक और मैं बताऊंगा, नाज फाउंडेशन वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, दैट इज़ जो सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ किया है, ठीक है। ये भी आपका प्राइवेसी मैटर है जो आर्टिकल 19 में आता है, ठीक है। साथ ही साथ यही सी प्राइवेसी में राइट टू चूज़ भी आएगा आपका, ठीक है। whom टू मैरी, whom नॉट टू मैरी, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कम्स इन टू योर प्राइवेसी, राइट। साथ ही साथ राइट टू हॉइस्ट नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो अधिकार है वो भी आपको मौलिक अधिकार है। भाई आपको अपनी देशभक्ति दिखानी है, ठीक है, तो उस देशभक्ति को आप किस प्रकार दिखाएंगे? राष्ट्र ध्वज फहरा के, ठीक है, उसे अपने घर पे लगाकर, इस तरीके से भी ये भी आपका मौलिक अधिकार होगा। बट यहाँ पर बेटा मौलिक अधिकार तो है, साथ ही साथ यहाँ पर यू हैव टू एंश्योर कि जिस राष्ट्र ध्वज को आप फहरा रहे हैं आप उसकी ड्यू रिस्पेक्ट करें, आप उसे उचित सम्मान भी प्रदान करें। ऐसा नहीं कि हमने तिरंगा लगा दिया है, बाद में वो तिरंगा फट गया है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, ठीक है, और फिर भी आप उसे लगाए हुए हैं, तो वो तिरंगे का अपमान हो जाएगा बेटा। तो यदि आप लोग राष्ट्रध्वज फहरा रहे हैं अपने घरों में या अपने आसपास, आप कहीं राष्ट्रध्वज देखे तो ना उसका अपमान करें, ना उसका अपमान होने दें, ठीक है। ये राष्ट्रीय गौरव है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राइट। बट यह आपका मौलिक अधिकारों में आता है कि आप राष्ट्रध्वज फहरा सकते हैं, चाहे वह शासकीय इमारत हो, ठीक है,
कोई बिल्डिंग हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो या कोई प्राइवेट बिल्डिंग हो, राइट। साथ ही साथ इसी विचार और अभिव्यक्ति में, इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ठीक है। अब ट्रेवल अब्रॉड इसलिए यहाँ पे हमने मेंशन किया है, क्यों? क्योंकि अगर हम 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी की बात करें तो वो क्या कहता है? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारतीय क्षेत्र में कहीं भी आप बिना किसी रुकावट के, व्यवधान के घूम फिर सकते हैं। तो वो तो अलग से क्लॉज डी में दिया ही हुआ है। तो प्रश्न यही उठा था, क्या विदेश जाना मौलिक अधिकार है या नहीं है? तब सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा था कि विदेश जाना भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है और इसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का एक पार्ट माना, एक इंटरप्रिटेशन माना, ठीक है। सो ट्रेवल अब्रॉड भी आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। देन कम्स राइट टू प्लेस कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स। आप अपने प्रमोशन के लिए कमर्शियल एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, अपना प्रचार प्रसार करवा सकते हैं, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। साथ ही साथ आपको किस मीडियम में पढ़ना है, किस मीडियम में आपको इंस्ट्रक्शंस चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो जिसका प्रयोग ज़्यादातर बच्चे क्लास में करते हैं, राइट टू रिमेन साइलेंट, ठीक है। उनसे कोई भी सवाल पूछ लो, ठीक है, उन्हें जवाब नहीं देना है मतलब नहीं देना है। तो इसका भी प्रयोग किया जाता है बच्चों द्वारा बहुत ज़्यादा, मौन रहने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो अगर कोई टीचर क्लास में आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है तो आपका मौलिक अधिकार है, आप शांत रह सकते हैं, ठीक है। बट टीचर का भी ये अधिकार होता है कि वह क्लास की गरिमा या फिर आपके भविष्य के लिए, ठीक है, आपको दंडित कर सके। तो ये मत सोचना कि प्रवीण सर ने बोल दिया कि राइट टू रिमेन साइलेंट इज अ फंडामेंटल राइट, तो अब सर कुछ भी पूछे हमने जवाब नहीं देना है, क्योंकि राइट टू रिमेन साइलेंट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। हाँ बेटा, बहुत सारे बच्चे, सिर्फ बचपन की बात नहीं है, ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे क्लास में जो कितना भी पूछ लो उन्हें शांत ही रहना है, ठीक है। बट ये जो मैं एक्सप्रेशन है, ये जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि मौन रहने की स्वतंत्रता, ये इस बात को लेकर नहीं था। ये मैटर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर था। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2-3 फंडामेंटल राइट्स कनेक्टेड थे। कैसे? इमैनुअल बनाम स्टेट ऑफ केरला केस में एक केस हुआ था, ठीक है, 1980s में, जहाँ पर कुछ 3 बच्चे केरला के एक स्कूल में जब राष्ट्रगान चल रहा था वो साइलेंट थे, मतलब राष्ट्रगान गा नहीं रहे थे, ठीक है। तो जब जन गण मन हो रहा था वो शांत से खड़े थे। इस पर नाराज होकर या अनुशासनात्मक कार्रवाई करके स्कूल ने क्या किया, उन तीनों ही छात्रों को स्कूल से निकाल दिया, रेस्टिकेट कर दिया, ठीक है। उन तीनों छात्रों के जो पेरेंट्स है वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि राइट टू रिमेन साइलेंट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, ये भी एक मौलिक अधिकार है, इसीलिए छात्रों को जो निकाला गया है स्कूल द्वारा वो गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट से में जब मामला आया तो एक तरफ था आपका नेशनल एंथम, ठीक है, दैट इज नेशनल ऑनर, ठीक है, राष्ट्रीय गौरव की बात। दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो वो 3 बच्चे जिस रिलीजन से बिलोंग करते थे वो था जेहोवा कम्युनिटी, राइट।
और इस कम्युनिटी में ये कहा जाता है दैट दे विल नॉट प्रे फॉर एनीवन, वो किसी भी चीज के लिए प्रार्थना नहीं करते, और ये उनके धर्म में लिखा है। सो यहाँ पे आर्टिकल 25 आ गया जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और यहाँ पे आर्टिकल 19 है, राइट। यहाँ पर इस फेमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि वो 3 बच्चे जब राष्ट्रगान हो रहा है तो मौन खड़े हैं, ठीक है, इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड पोजीशन, ठीक है, इन अ डिसिप्लिन पोजीशन, बहुत ही अनुशासनात्मक तरीके से सावधान की मुद्रा में खड़े रहते हैं, बट वो गाते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह राष्ट्र नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। बाय स्टैंडिंग डिसिप्लिन्ड, सावधान मुद्रा में यदि वो खड़े हैं तो भी वो अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति मौन रहना चाहता है तो वो भी उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार होगा। दिस वॉज द फेमस केस ऑफ इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। सो समझ में आ गए ये कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ही दिए हुए, एग्जैक्टली क्लियरली मेंशन नहीं है, बट ये सारी लिस्ट जो मैं आपको अभी बताया हूँ ये सारी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में इनहेरेंट है। मतलब अगर वो आप पढ़ेंगे स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। नाउ द बिगर क्वेश्चन विच कम्स, ठीक है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या जो विचार और अभिव्यक्ति है, जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इस पर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं रिस्ट्रिक्शंस? यस और नो? यस के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स है, नो के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। पहले आते हैं नो पे। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक अपने विचार नहीं रखेगा या उन विचारों को अभिव्यक्त नहीं करेगा वह उसका स्वयं का विकास सुनिश्चित नहीं कर पाएगा, ठीक है, वह स्वयं का विकास सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। और जब वह स्वयं का विकास ही सुनिश्चित नहीं कर पाएगा तो उसका बौद्धिक, उसका शारीरिक, उसका मानसिक शारीरिक, उसका भावनात्मक और उसका सामाजिक विकास हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझो इसे, छोटा बच्चा है, ठीक है, घरों में होता है, हर घर में छोटे बच्चे आपको मिल ही जाएंगे और एग्जाम्पल भी नजर आ जाएगा। अब कई बार होता ये है कि हम उस छोटे बच्चे को क्या करते हैं? ग्रूम करते हैं, नर्चर करते हैं, ठीक है। और उस नर्चरिंग में हम उसमें प्री डिटरमाइंड, पूर्व निर्धारित कुछ मूल्य डाल देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है, कुछ काम करने से उसे पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, राइट। अब वो काम करने से हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उस काम के, उस एक्शन के प्रोज एंड कॉन्स वो बच्चा समझ पाएगा क्या? नहीं। उसे खुद से वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो पाएगा कि कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है? नहीं। उसमें हुआ क्या? प्री डिटरमाइंड वैल्यूज इनपुट हो गई, ठीक है। अब वो प्री डिटरमाइंड वैल्यूज, वो पूर्व निर्धारित मूल्य भी हो सकते हैं
वो पूर्व निर्धारित मूल्य कुछ कुरीति भी हो सकती है, ठीक है, कुछ कुप्रथाएं भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, भारत का ही एग्जाम्पल लेते हैं। भारत में जो फैमिली है दैट इज पेट्रियार्कल इन नेचर। अब उस पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो चाइल्ड की नर्चरिंग होती है वो इसी तरीके से होती है कि आप बेटी है, आप बेटे हैं। तो क्या ये चीजें सही है? तो जब उस बच्चे के डेवलपमेंटल फेज में हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसे बाधित कर रहे हैं कि उसे कुछ कार्य नहीं करने हैं, ठीक है, उस स्थिति में उस बच्चे का विकास हो पाएगा या नहीं? क्या वो एक बेहतर इंसान बन पाएगा या नहीं, जिसके विचारों में, जिसकी समझ में, जिसकी समझ अच्छी होगी? बताओ। नहीं। सिंपल सा, इसे इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। मान लो मैं तुम्हें पढ़ाते जाऊँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तुम्हें ऐसा ही सोचना है, तुम्हें ऐसा ही करना है, तुम्हें इसी तरीके से जीवन यापन करना है, तो नो डाउट ज्ञान आपको मिल गया, बट आपकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ क्या? नहीं हुआ, ठीक है। सो जब आपकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता का विकास ही नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर वो विचार और अभिव्यक्ति पे प्रतिबंध तो गलत हुए ना, राइट? दैट्स व्हाई स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। इसी को हम अगर नेशन के कंटेक्स्ट में समझें तो अगेन पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी या किसी भी तरीके से राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं। मान लो वर्तमान में कोई एक सरकार है, ठीक है, और एक व्यक्ति है जो उस सरकार के विरोध में बातें कर रहा है, ठीक है, या उस सरकार का विरोध कर रहा है। अब आप कहेंगे कि नहीं, आप विरोध भी नहीं कर सकते, आपको विरोध करना अलाउ नहीं, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप सरकार से प्रश्न नहीं पूछ सकते, और अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं इसका मतलब आप देशद्रोही है, ठीक है। तो ऐसे में इस व्यक्ति का, क्या इस व्यक्ति का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही नियंत्रित वातावरण में जीवन यापन कर रहा है, राइट? इसीलिए जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वहां पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, राइट? सो आर्गुमेंट समझ में आ गए क्यों विचार और अभिव्यक्ति पे हमें प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्यों लगना चाहिए। क्योंकि देखो, एक सिविल सर्वेंट के रूप में बेटा, मैं क्यों ये चीजें आपको इन डेप्थ समझा रहा हूं, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के रूप में आपके दिमाग में हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत ही क्लियरली बन जाना चाहिए, ठीक है। वरना होगा क्या, आप आईएएस ऑफिसर तो बन जाएंगे, बट क्योंकि आपकी शारीरिक क्षमता का विकास नहीं हुआ, आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हुआ, तो आप सिर्फ और सिर्फ आदेश का पालन करेंगे। जो भी आपके सुपीरियर ऑफिसर्स होंगे वो आपको आदेश करेंगे और आप उन आदेशों का पालन करेंगे। तो ऐसे में आपका विकास नहीं हो पाएगा, आप एक बेहतर इंसान और बेहतर अधिकारी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए कोई भी विषय, कोई भी बात, ठीक है, या कोई भी निर्णय कितना भी कठोर से कठोर क्यों ना हो, उसके दोनों पक्षों को देखना समझना अत्यंत
अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सो नो पे हम समझ गए क्यों प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं यस की, क्यों प्रतिबंध होने चाहिए। ठीक है, सो जब हम बात करेंगे यस देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नाउ यहां पर प्रत्येक व्यक्ति आइसोलेशन में तो जीवन यापन करता नहीं है। ठीक है, मतलब वह अलगाव में तो जीता नहीं है, वह एक परिवार का हिस्सा होता है, एक समाज का हिस्सा होता है, एक देश का हिस्सा होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि उस व्यक्ति की विचार और अभिव्यक्ति परिवार के विरुद्ध जाए, ठीक है, समाज के विरुद्ध हो, ठीक है, या फिर देश के विरुद्ध हो, ऐसी स्थिति में निश्चित ही उस व्यक्ति के विचारों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने उस बच्चे का ही एग्जाम्पल दिया था कि आप उसे कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ऐसी स्थिति में मान लो वही बच्चा है, ठीक है, अब वो बच्चा ये जिद कर रहा है कि उसे फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जंप लगाना है ना, और आप जानते हैं कि इस स्थिति में नुकसान उस बच्चे का भी है, साथ ही साथ उस बच्चे से जुड़े हुए जो व्यक्ति है, जो पेरेंट्स है, उनका भी, ना चाहे फिजिकली कह लो, इंटेलेक्चुअली कह लो, इमोशनली कह लो। तो ऐसी स्थिति में आप विचार और अभिव्यक्ति के नाम पे उसे कूदने तो नहीं दे सकते। या फिर कोई व्यक्ति है जो सुसाइड करना चाह रहा है, अब आप ये तो नहीं कह सकते ये उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो मरे, हमें क्या टेंशन, क्योंकि वह व्यक्ति न केवल स्वयं के प्रति जिम्मेदार है, वो अपने परिवार के प्रति भी जिम्मेदार है, वो उस परिवार का भी एक अंग है, साथ ही साथ वो एक समाज का भी अंग है। तो ऐसी स्थिति में आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एब्सोल्यूट नहीं कर सकते, बट स्पीच एंड एक्सप्रेशन को उसी कंडीशन पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए जब वह सोसाइटी, जब वह समाज या वह व्यक्ति स्वयं या फिर किसी अन्य व्यक्ति या फिर पूरे राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करे। उस स्थिति में आप विचार और अभिव्यक्ति को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब कोई ये थोड़ी ना कर सकता है कि मेरे विचार और अभिव्यक्ति है तो देश की सुरक्षा में के से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी मैं छापूंगा। आप न्यूज़पेपर वाले हो, आप न्यूज़ चैनल वाले हो, ठीक है, मान लिया, वहां आपकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये भी मान लिया, बट इस स्थिति में ये तो नहीं कर सकते आपकी बताओगे कि भारत के न्यूक्लियर वेपन कहाँ कहाँ रखे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ भारत ने कितने कितने सोल्जर्स खड़े कर रखे हैं, ठीक है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो इससे किसको खतरा होगा, राष्ट्र को खतरा होगा। या फिर आप ये नहीं बता सकते कि सरकार कौन कौन सी नीति बना रही है। नीति बना रही है मतलब वहां ये बात नहीं हुई कि नीति बनाए, बस उस नीति से यदि देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई बात है तो फिर आपको वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए ना, ये चीज, जिससे पूरे राष्ट्र पर खतरा उत्पन्न हो जाए या फिर किसी अन्य व्यक्ति को खतरा हो। अन्य व्यक्ति को खतरा मतलब बोले मेरी तो विचार और अभिव्यक्ति है, मैं तो इस इंसान को मारूंगा, ठीक है, लाठी से मारूंगा, बंदूक से मारूंगा, गोली मारूंगा, इसमें तो दूसरे व्यक्ति की हानि है ना। या फिर देखो, हानि एक तो हो गई शारीरिक हानि कि उस इंसान को मार ही दिया आपने, वो तो 21 में भी आ जाएगा, राइट टू लाइफ में भी आ जाएगा, ठीक है। सो आप किसी को पीट भी नहीं सकते,
राइट। साथ ही साथ आप ऐसा कोई भी विचार और अभिव्यक्ति नहीं कर सकते जो किसी अन्य इंसान के मान की हानि करे। ठीक है, मतलब आप किसी इंसान को डिफेम भी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हर इंसान का अपना एक डिग्निफाइड लाइफ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर सोसाइटी से कनेक्ट करूँगा, नेशन से कनेक्ट करूँगा। होता क्या है, कई बार हम गुस्से में कह लो, इमोशनल होके कह लो, या अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए कह लो, हम दूसरे व्यक्ति को गलत कहना शुरू कर देते हैं, दूसरे व्यक्ति को गलत ठहराते हैं, दूसरे व्यक्ति के खिलाफ बोलते हैं, और ऐसी स्थिति में होता क्या है, उस व्यक्ति के खिलाफ एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और वह क्या कहलाता है, मानहानि। ठीक है, सो मानहानि भी आप नहीं कर सकते, चाहे आपकी विचार और अभिव्यक्ति क्यों ना हो। मानहानि इज नॉट अलाउड। ठीक है, सो उस लिमिट तक कि आपकी डिग्निटी बनी रहे और सामने वाले व्यक्ति की भी डिग्निटी बनी रहे। ठीक है, उसी तरीके से सोसाइटी में मोरालिटी, नैतिकता स्थापित हो, एक शालीनता स्थापित हो। राइट, सो इस तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। विचार और अभिव्यक्ति एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी, देयर मस्ट बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट। राइट, सो दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स आपको मिल गए हैं। जनरली यूपीएससी जब पूछेगा क्वेश्चन तो दोनों तरह से एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इस विचार और अभिव्यक्ति को केंद्र में रख कर। ठीक है, अब इसी को देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि रिस्ट्रिक्शंस कहाँ होने चाहिए। ये है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिया हुआ। 19 क्लॉज 2 क्या कहता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, मित्र राष्ट्रों के साथ, ठीक है, दोस्ताना संबंधों के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, डिसेंसी और मोरालिटी के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, डिफेमेशन या इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस। इन आधार पर आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखना, आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं आधार पे लगेंगे जो यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिए हुए हैं। भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक हित व्यवस्था या लोक व्यवस्था भी इसे कहते हैं, शालीनता और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध, सिर्फ इन्हीं आधार पर विचार और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लग सकते हैं। अन्यथा आपके विचार और अभिव्यक्ति पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। क्लियर? सो दैट इज व्हाट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए सेज। सो आई होप आपको 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोस नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।